हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे थे सीडीपी प्रैक्टिस सेट का, जो कि आपका जुलाई में पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इसमें सीडीपी में हमने प्रैक्टिस नंबर 2 तक कर लिया था। ठीक है ना, आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 3 है और ये सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि आपका ये पेपर में आ चुका है। ये सारे पेपर करवाए जा चुके हैं आपके। ठीक है ना, तो आज का जो पेपर रहने वाला है ये आपका 21 जनवरी 2022 का पेपर है। ठीक है ना, 21 जनवरी 2022 का। तो इसके पहले मैंने जितनी क्लासेस करवाई, आपको करंट अफेयर की भी करवा दी है, वो ख़त्म हो चुकी है। सीडीपी की प्लेलिस्ट में बना दूंगी, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं सारी क्लासेस। और एसएसटी की भी मैंने कंप्लीट करवा दी है, तो ये भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है क्या। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता, ऐसा नहीं है, गलत है ये। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव, तो सारा निगेटिव है। अनिगेटिव हमें नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव पे जाना है। तो यहाँ पे क्या है, जो विकास है शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी की तरफ होती है। ठीक है ना, सबसे पहले अंदर के ऑर्गन्स बनते हैं, उसके बाद आपके जो डेवलप होते हैं बाहर के। ठीक है ना, अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित है। तो बच्चों में जो भाषा विकास है ये प्रभावित है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से लेके। ठीक है ना, तो इन पे जो है जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो चॉम्स्की के अनुसार प्रत्येक बालक में जन्म से ही सार्वभौमिक व्याकरण होता है, जो कि वातावरण में उपस्थित भाषा से अंतःक्रिया के द्वारा बालक के भाषा विकास को गति देता है। तो जो नाम चॉम्स्की हैं वो कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो जन्म से ही भाषा उसको आता है, बस वो वातावरण में आके उसके साथ अंतःक्रिया करके भाषा का उसका विकास हो जाता है, उसकी गति हो जाती है भाषा की। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में आप देखेंगे तो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। ठीक है ना, क्योंकि एक क्लास में आप देखेंगे तो उसमें हर तरह के बच्चे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे और उनमें भी अगर आप बच्चों को समान लेकर चल रहे हैं, यानी किसी भेदभाव के अलावा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑप्शन बी को सही करेंगे। ठीक है ना, अंक उन्मुक्त नहीं कराना है और अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। तो नियमों को पालना जो है पालन करना नियमों का, ये सजा से बचने का डर होता है, यानी सजा पाने का डर की वजह से जो नियमों का पालन करता है, ये किस में होता है। तो ये प्री कॉन्वेंशनल जो स्टेज होता है, प्रथा पूर्व चरण जो होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा सजा पाने से डर की वजह से वो क्या करता है, नियमों का पालन करता है। ठीक है ना, प्री कन्वेंशनल स्टेज में ऐसा करता है। बात करेंगे क्वेश्चन की, तो अगला, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि इस स्तर से होने वाले नैतिक विकास को निम्नलिखित 3 उप सोपानों में बांटा गया। 3 उप सोपान कौन कौन से, आत्म केंद्रित निर्णय जिसे आपको ईगो सेंट्रिक जजमेंट कहते हैं, दूसरा है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस और ओरिएंटेशन, तीसरा है आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए। तो जो है जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य व्याख्या करता है। तो ये करता है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का योगदान। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दिया है, संज्ञानात्मक विकास को दिया है, सांस्कृतिक विकास को दिया है। ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक विकास को सांस्कृतिक जो उपकरण हैं उनको क्या है, इन्होंने अपना योगदान बताया है। ठीक है ना,
अगला प्रश्न है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। ठीक है, अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप की बात आ जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, जेंडर बेस, यहाँ पे जेंडर पक्षपात हो रहा है। ठीक है, कि लड़कियों को नहीं आता इसलिए नहीं पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? तो उसमें महत्व देती है निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षा, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, या किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को नहीं, दंड आधारित कठोर अनुशासन। नो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को जो है इम्पोर्टेंट देगी एक टीचर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो बच्चों के समाजीकरण का जो प्राथमिक कारक होता है वो उनके परिवार होते हैं, माता पिता का कार्यस्थल नहीं। तो ये पेरेंट्स हो जाएगा। ठीक है ना, पेरेंट्स हो जाएगा, कार्यस्थल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी सेकेंड में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप है? तो जो मूर्त होता है वो 7 से 11 साल का बच्चा जो होता है वो मूर्त का होता है। उसके बाद 11 साल के ऊपर जो स्टेज होता है वो अमूर्त होता है। ठीक है ना, अमूर्त होता है। 0 से 2 साल का बच्चा सेंसिटिव होता है। ठीक है ना, और 2 से 7 साल का बच्चा ये आपका किस में आ जाता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में आपका आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। ठीक है, आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, या केवल वस्तुनिष्ठ बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, तो हमें निगेटिव नहीं लेना है। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, तो ये ज़्यादा आपका बेस्ट हो जाएगा, समान ना होगा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं और अलग अलग सीखने की क्षमता है, तो एक समान आप उनके साथ जो है, अगर आप कोई जो है आप सामग्री रखते हैं, ठीक है, किसी उपकरण के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक साथ सारे बच्चे सीख जाए, तो उनको अलग अलग तरीके से आप सिखाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? पाठ या ढांचा। ठीक है, समस्या के समाधान के लिए स्थिर पद दर पद निर्देश देना, या गलत जवाब पर बच्चों को दंडित करना, और ये करना है नहीं। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाते हैं तो उस समय संकेत और इशारे देना, ये होता है पाठ और ढांचा। कि बच्चा कोई समस्या सॉल्व कर रहा है और वो कहीं बीच में अटक जाता है, तो उस जगह पे आप उस बच्चे की प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, खुद सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उसको हेल्प करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेंगे, एक सहारा देंगे, ना कि उसका सब संपूर्ण पूरा का पूरा उसका सब सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो ये होता है आपका पाठ या ढांचा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बुद्धिमत्ता के बारे में इसमें अगर मैं बात करूं तो बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण गलत बात है। बुद्धि संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत बात है। एक क्षेत्र में बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं है, इसको हम होल्ड रखते हैं। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लास्ट है आपका, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। ठीक है, तो ये बात आपकी 20 जो है आपका 20 से ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? देखिए, बुद्धि का संबंध केवल विद्यालय उपलब्ध ना हो सक करके संपूर्ण वातावरणीय व्यवहार से है, आचरण और क्रियाकलाप से। तो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि और इन्वायरमेंट से भी जुड़ता है। ठीक है ना, तो उससे वो बच्चा सीखता है। अगला प्रश्न है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोलते, वाह
इतना बड़ा कुत्ता। जिन पैसे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वो आत्मसात समावेशन कर ले रही है, ठीक है ना, कि कोई चीज़ पहले जानती हो और उसने पहले कुत्ता देखा होगा, ठीक है, और उस कुत्ते के जो चित्र बना है उसके जो है कॉन्शियस माइंड में, तो उसके आधार पे ही उसने घोड़े को भी उसी के जैसा दिखता है तो उसने घोड़े को भी कुत्ता मान लिया, यानी समायोजन कर लिया, ठीक है ना। एसिमिलेशन कर लेना, समायोजन कर लेना या आत्मसातकरण करना नहीं, किसी पुरानी ज्ञान में, नॉलेज में नई ज्ञान को जोड़ लेना ही समावेशन या आत्मसातकरण हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न है भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? तो भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अन्वेषण यानी आपका जो एक्सप्लोरेशन होता है, थ्रू टीचर सेंटर पेडागोजी या अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, या लगातार अभ्यास और दोहराकर केवल अनुकरण द्वारा। तो अगर बच्चे के अंदर सृजनात्मकता ला रहे हैं, देखिए ये तो आपका अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बालक सेंटर होना चाहिए, और ज़्यादा दोहराना, ये केवल की बात कर दिया तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो ऑप्शन ए और सी बचता है। अब इसमें भी आपका सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा? खोज कर। जब बच्चा खोज कर करता है तो उसके अंदर क्या होता है? सृजनात्मकता का विकास होता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका गुणज वैफल्य सीधे तौर पर निम्न में से किस से संबंधित है? तो जो गुणज वैफल्य होता है, गति विषयक आसक्तता से, दूसरों के प्रेरक को इरादों को समझने में प्रवाहिता से, या सांगीतिक योग्यता से, या फिर आपका गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। तो अगर आप कैलकुलेशन में प्रॉब्लम पा रहे हैं तो ये आपका संबंध किससे है? गणितीय संकल्पना के अधिगम में कठिनाई से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समायोजन के लिए एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभावात्मक नहीं, अलगावात्मक नहीं, साम्यता पर आधारित नो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, साम्यता पर आधारित होना चाहिए, समानता पर नहीं, ठीक है। साम्यता यानी इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी नहीं। इक्वालिटी मतलब कि सब बच्चे सब अलग अलग समझते हैं, सोचते हैं, तो उनके आधार पे ही करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? तो एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, केवल की बात यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। तो मल्टीपल फॉर्म में बच्चे के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया? तो दिव्यांग बच्चों के लिए केवल व्यावसायिक समावेशी शिक्षा में ही बच्चों को भी शामिल करना, इंक्लूसिव एजुकेशन देना, ठीक है ना। ये नहीं कि दिव्यांग बच्चा है तो उसे अलग स्कूल में पढ़ाया जाए और जो नॉर्मल बच्चा है, जो कैपेबल है, वो उसको अलग तो इससे बच्चे में क्या होता है? हीन भावना आती है, ठीक है ना, तो बच्चा निगेटिव में जाता है। ओके, तो यहाँ समावेशी शिक्षा यानी सबके साथ रखकर ही बच्चे को पढ़ाना है, ताकि बच्चे के अंदर समानता बनी रहे, हीन भावना ना आए, ठीक है, अपने आप को औरों से कम ना समझें। अगला प्रश्न है अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, ये बात सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियाँ अप्रासंगिक हैं, ठीक है, इररिलेवेंट हैं, ऐसा कहना है। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने प्रासंगिक कहना चाहिए था, जबकि इन्होंने अप्रासंगिक कह दिया, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, और यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चे अधिगम के प्रति
प्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। तो ये बात तो सत्य है कि जो बच्चा है, बच्चे को बार बार कहेंगे कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, ठीक है ना, और डिमोटिवेट हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? डिमोटिवेट हो जाएगा सीखने में। उसके अंदर हो जाएगा कि हाँ शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, छोड़ देगा वहीं पे वो, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो समस्या समाधान कौशल को समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन के लिए विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उसमें संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री, ठीक है, चित्र, संकेत और मूर्त सामग्री। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मूर्त चीज़ें देंगे, उसके बाद आप मूर्त सामग्री दिखाएंगे, यानी देखने वाली चीज़ें रखेंगे, उसके बाद चित्र दिखाएंगे, फिर संकेत आप रखेंगे, ठीक है ना, लास्ट में संकेत को रखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम व अधिगम जो समझने पर जोर दे, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? तो उसमें प्रदर्शन अभिमुखी होनी चाहिए या सकारात्मक सहयोगात्मक? तो इसमें सकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। ओके। अगला प्रश्न है अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो परीक्षाएं ही अधिगम का चरम परीक्षाएं नो। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता जरूरी नहीं है, ये भी गलत बात है। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी बात गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि पॉजिटिव लेना है, अगर पॉजिटिव आपसे आंसर कह रहा है तो। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता जरूर होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश महत्वता पर जोर देती है? तो ये पारस्परिक क्रियाओं पर देती है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से युग्म है? तो आत्म परितोषण, बाह्य अभिप्रेरणा नो। इसमें आपका जिज्ञासा जो हो जाएगा, क्यूरियोसिटी, वो आंतरिक होनी चाहिए होती है। अब अंदर से जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, अंदर से आप जिज्ञासु होंगे, तब आप क्या करेंगे, ये आपका क्या होता है, अंदर से ही आपका फिर क्या होता है, मोटिवेशन आता है। और जो मोटिवेशन अंदर से आता है, हम उस चीज़ को अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? छात्रों को केवल यंत्रवत नो। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है। तो पॉजिटिव हमें लेना है और यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और जहाँ पे अवसर की बात आ जाए वो पॉजिटिव हो जाता है, आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अभिप्रेरणा करता है, मोटिवेशन, सोशल कंटेंट भी करता है, ठीक है, और इमोशंस ये भी आपका करता है, और शिक्षा शास्त्र उपागम भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं सीटेट की तैयारी तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही डेली आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस सेट मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।